Assalamu alaikum dear students. Welcome to this session of biology for your accountancy assistant examination. Dear students, हम आज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के जो डिसऑर्डर्स हैं इनको पढ़ेंगे और उसके बाद हम आज आपका एक नया चैप्टर जिसमें विटामिन्स हैं उसको स्टार्ट करेंगे। तो विटामिन्स जब मैं आपको पढ़ाऊंगा उसमें मैं आज आपको कुछ ट्रिक्स वगैरह दूंगा उसको याद करने के लिए, क्योंकि अगर आपने ये किया तो आप मानो कि वो जो विटामिन्स हम पढ़ने जा रहे हैं इन नेक्स्ट 1 2 to 3 लेक्चर्स वो आपका उसमें 50 to 60% काम आज ही हो जाएगा। ठीक है, अगर आप वो ट्रिक्स सीख लेते हैं। तो यहाँ पे हम पहले ये छोटा सा टॉपिक जो है न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स जो कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी या उनके एक्सेस होने की वजह से होते हैं उनको थोड़ा सा पढ़ेंगे। सबसे पहला जो डिसऑर्डर यहाँ पे मैंने लिखा है, एक्चुअली मैंने दो लिखे हैं, दैट इज़ क्वाशरकर एंड मरासमस। ये दो डिसऑर्डर्स हैं। ये जो डिसऑर्डर्स हैं ये छोटे बच्चों में होते हैं। इनमें होता क्या है, कमज़ोरी आ जाती है बहुत सारी। तो ये दोनों क्वाशरकर एंड मरासमस इस हेडिंग के अंदर आते हैं, दैट इज़ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। दिस इज़ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, इसके अंडर हम ये पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्वाशरकर और मरासमस, आई डोंट नो, जो मैंने सुबह पीडीएफ प्रोवाइड किया था, फॉरवर्ड किया था, अगर वो आपको दिया है तो उसमें यहाँ पे करेक्शन है। यहाँ पे ये क्वाशरकर और मरासमस का टेबल मैंने चेंज किया है, इसमें कुछ और ही लिखा है। तो मैं यही आपको फिर बाद में सेंड करूँगा। देखिए क्वाशरकर जो है, दिस इज़ द बॉय दैट इज़ हैविंग क्वाशरकर, ये छोटा बच्चा है। इसी तरह से ये मरासमस वाला छोटा बच्चा है। अब देखिए ये क्वाशरकर की बात जब हम करते हैं, इसमें इस बच्चे में कमज़ोरी आती है किस वजह से, क्योंकि इसका जो डाइट है उसमें प्रोटीन इसकी डेफिशिएंसी है। किसकी डेफिशिएंसी है? ओनली द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट की नहीं, एनर्जी की नहीं। हाँ, यहाँ पे मरासमस में क्या होता है, इसमें प्रोटीन की भी डेफिशिएंसी होती है और कैलोरीज की भी डेफिशिएंसी होती है, स्पेशली कार्बोहाइड्रेट्स की भी डेफिशिएंसी होती है। अब देखिए ये क्वाशरकर जो है ये किन बच्चों में होता है, थोड़े से ये बड़े भी होते हैं, लेकिन मरासमस बिल्कुल ही छोटे बच्चों को अफेक्ट करता है। क्वाशरकर 6 मंथ से लेके 3 साल तक जो बच्चे हैं उनमें हो सकता है। ठीक है, लेकिन मरासमस जो है ये बहुत ख़तरनाक है। इसमें -1 अप टू 1 ईयर ऑफ एज जो होगा बच्चा उसमें हो सकता है। समझ आ रहा है? यहाँ पे ये देखिए, ये जो है इसमें अगर आप देखते हैं क्वाशरकर वाले में, इसमें देख के लगता है कि इसमें जो इसकी बेली है वो बाहर निकली है, एब्डोमेन इसका बाहर निकला है। इसमें जो फेस है, फेस इसमें मोटा है, लेकिन रियलिटी में ये बहुत कमज़ोर है बेचारा। ठीक है, होता क्या है यहाँ पे, क्या होता है क्वाशरकर में, ये आप समझेंगे, जब प्रोटीन बॉडी में नहीं है, हमारे ब्लड में कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो प्रोटीन्स हमारे ब्लड का जो पानी होता है उसको हमारे नसों से बाहर जाने नहीं देते हैं, जो कि हमारी ब्लड वेसल्स में उसको बांध के रखते हैं, उस पानी को, प्लाज्मा को। ठीक है, लेकिन अगर बॉडी में प्रोटीन्स की कमी हो रही है, हम प्रोटीन्स बराबर डाइट में नहीं ले रहे हैं, ब्लड में भी वो प्रोटीन्स कम हो जाएंगे, और एक बार वो कम हो गए तो पानी को अपने साथ खींच के रखने की जो ताकत जो हमारे ब्लड का है वो कम हो जाता है। इसलिए पानी ब्लड वेसल से निकल के, मतलब प्लाज्मा ब्लड वेसल से निकल के जो है ये डिफरेंट टिश्यूज़ में जमा हो जाता है, डिफरेंट टिश्यूज़ जो आसपास होते हैं उनमें जमा हो जाता है, और अल्टीमेटली क्या करता है, डिफरेंट टिश्यूज़ में वहाँ पे एडीमा होता है। तो यहाँ पे ये पेड़ जो निकला है, दिस इज़ एडीमा, इसमें पानी जमा है, पानी नहीं, इसमें प्लाज्मा जो सीप आउट है। इसी तरह से मून फेस में, इसमें भी, तो ये इसमें ये नहीं है, इसका ये मसल मास नहीं है बेचारे को, मसल मास इसमें कम हो जाता है। हाँ, इस साइड में आप देखेंगे ये, इसमें ये प्रॉब्लम नहीं है, इसमें ये बिल्कुल ही कमज़ोर हो जाता है। इसमें पूरे मसल जो है, मसल जो कम हो जाते हैं। इसके जो रिब्स हैं वो बेचारे को दूर से ही दिखते हैं ज़्यादा, इसमें उतने ज़्यादा नहीं दिखते जितना इसमें मरासमस वाले में दिखते हैं। अच्छा, इसमें जो फेस है बहुत कमज़ोर रहता है, इसका बहुत ही पतला हो जाता है। ठीक है, और फेस से देखेंगे तो ये दिखने में, और बालों से, बाल जो इसके हैं ये ग्रे कलर हो जाते हैं, वाइटिश ग्रे हो जाते हैं। तो इसमें दूर से चाहे चेहरे को देखें या बालों को देखें तो ये बचपन में ही इसको बुढ़ापा आ जाता है। ये लुक्स लाइक ओल्ड है ये।
है ना, ये छोटा बच्चा है लेकिन बूढ़ा बूढ़ा दिखने लगता है। दोनों में क्या होता है कि हेयर जो होता है, हेयर जल्दी गिरने लगता है, कमज़ोर हो जाता है, बाल जो कमज़ोर हो जाते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा लिखा है, आप मुझे बताइए फैट किस में जमा रहेगा, इस वाले में, क्वाशरकर में, है ना, जो फैट जो स्किन के नीचे होता है, सबक्यूटेनस फैट उसी को कहते हैं। मरासमस वाले में सबक्यूटेनस फैट जमा नहीं होगा। उसको कहाँ से फैट जमा होगा, वो बेचारा क्या खाता है जो उसको एक्सेस एनर्जी फिर फैट में कन्वर्ट होगी, वो बेचारा खाता ही नहीं है उतना उसमें। ये बेसिकली जो है ना ये जो डिसऑर्डर्स होते हैं, ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जैसे इंडिया है, पोवर्टी इसमें मेन रीज़न है, ठीक है, गरीबी जो होती है। आप सड़क पे जाते हैं तो काफ़ी सारे ये देखिए, आपको लगा होगा कि आपने कई सारे ऐसे देखे होंगे जो है मरासमस है, जिसमें एक्चुअली उनको खाने को कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। इस काफ़ी सारे बाहर होते हैं जब हम जाते हैं, जब आप कश्मीर से बाहर निकलोगे तो ये ऐसे लोग आपको काफ़ी सारे मिलेंगे जहाँ वो गरीबी बहुत है, उनको खाने को रोटी भी नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, एडीमा किस में होगा, ये पानी जो होता है, ये प्लाज्मा किस में जमा होगा, एक्सट्रीमिटीज़ में, चाहे पैरों में हो, पेट में हो या चीक्स में हो, वो कौन सा है, दिस इज़ इन क्वाशरकर, ठीक है। लेकिन मरासमस में ये नहीं होगा। अच्छा, एनलार्ज्ड फैटी लिवर, फैट जो मतलब है जो कंज्यूम करता है कैलोरीज तो खाली यही कंज्यूम करता है क्वाशरकर, उसमें तो मरासमस वाले को फैट चढ़ेगा ही नहीं कभी, ना लिवर पे ना उसकी बॉडी पे, ठीक है। तो इसी तरह से उसमें फैटी लिवर नहीं होगा। अब मुझे बताया रिब्स किसको ज़्यादा दिखेंगे, इसमें ज़्यादा नहीं दिखेंगे क्वाशरकर में, हमें दिखेंगे तो किस में, मरासमस वाले में ज़्यादा दिखने लगेंगे, क्योंकि वो बहुत कमज़ोर होता है। ये ज़्यादा ज़्यादा डेंजरस डिजीज़ है ये मरासमस, ठीक है। अच्छा, इससे बहुत सारी डेथ्स होती हैं जब पूरी पूरी तरह से डाइट अच्छे से नहीं मिल रहा है कुछ भी। तो मसल वेस्टेज किस में होगी, मसल वेस्टेज इसमें ज़्यादा नहीं होगी। मसल वेस्टेज कैसे होती है, देखो, हम कई सारे रीज़न होते हैं। एक रीज़न ये भी होता है कि जब हम खाने में डाइट कम करते हैं तो हमें क्या होता है, हमारे जो कैलोरीज़ होते हैं वो कम हो जाते हैं, तो हमें ये कैलोरीज़ आपको ज़िंदा रखने के लिए, काम रोज़मर्रा के करने के लिए ये कैलोरीज़ तो चाहिए चाहिए हमें। लेकिन जब हम ये खुराक से नहीं खाते तो फिर हमारे जो मसल होते हैं उनका ब्रेकडाउन होता है, उससे ये कैलोरीज़ निकलते हैं, उससे एनर्जी निकलती है। अब ये क्वाशरकर वाला बेचारा जो है ये तो कुछ ना कुछ खाता है, इसकी एनर्जी एनर्जी की डेफिशिएंसी नहीं है, ठीक है, एनर्जी वाले न्यूट्रिएंट्स ये लेता है लेकिन प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। हाँ, अब जो मरासमस वाला है वो एनर्जी वाले न्यूट्रिएंट्स भी नहीं कंज्यूम करता, उसके पास खुराक ही नहीं है बेचारे को, ना ही एनर्जी वाले न्यूट्रिएंट्स, ना ही उसमें प्रोटीन वाला न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मास वेस्टेज, मसल मास उसी में वेस्ट होगा, क्योंकि उसको एनर्जी चाहिए बेचारे को, मरासमस वाले को। अब देखिए, अब ट्रीट कैसे करेंगे, मुझे पता है क्वाशरकर को प्रोटीन की डेफिशिएंसी है तो इसको दे दो प्रोटीन वाले डाइट्स। अच्छा, ये वाला जो है मरासमस जो है, इसको दोनों चाहिए, प्रोटीन भी दे दो, कार्बोहाइड्रेट भी दे दो, दोनों दे दो, इसको हो गया ये आपका काम इसमें, है ना। तो दिस इज़ दिस। अब एक चीज़ ये आप रिमेंबर कीजिएगा, इसमें ग्रे हेयर हो जाता है और इसमें जो है ना, इसमें सेंसेंस के सिम्टम्स आते हैं, मतलब बुढ़ापे के सिम्टम्स बचपन में ही आते हैं मरासमस में। दूसरी डिजीज जो है दैट इज़ ओबेसिटी। ओबेसिटी हो गया मोटापा। ओबेसिटी पे एक शेर मुझे याद है, मेरे जो ग्रैंडफादर हैं इकबाल शहीद, उन्होंने एक शेर लिखा है अपने सन पे लिखा था, है ना, ही इज़ मतलब उन बचपन में ही लिखा था उन पे। निचवा चकार वगना गोवराद चैन दोगना वन काम गिल हगना नो खुद नखन मुबारक बयास डकन मुबारक। आई थिंक इट इज़ लाइक दैट। मतलब ये क्या है कि ये जो आराम करते हैं, आराम तलब होते हैं, लक्शरी पसंद होते हैं, ये उनमें हो जाता है। जो हमारी तरह आप मोमेंट मोमेंट में रहते हैं, काम वाम होते हैं जो, तो उनको ये ओबेसिटी ज़्यादा असर नहीं करती, उस पर नहीं, फैट मतलब बल्किंग उनकी नहीं हो जाती है। ओबेसिटी हो गया मोटापा, ये एक लक्ष्य, इसको कहते हैं लक्शरी न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर, इसलिए कहते हैं कि, है ना, यही निचवा से मन काम गिल में हंगना, कुछ नहीं करना है, बस बैठना है, खाना पीना है, सोना है, बस, जैसे वो, है ना। ऐसे चलो, बाय ग्रेटर इनटेक ऑफ फूड। अब देखिए, ये खुराक ज़्यादा खाता है और एनर्जी यूटिलाइज नहीं करता है, जितना इसको रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा खाता है, और एक्सेस कैलोरी इनटेक जो लेता है, और ऊपर से अगर ये फाइबर लेता, फाइबर कंज्यूम करता, तो इसका पेट फुल रहता है, ये ज़्यादा नहीं खा पाता। लेकिन ये बेचारा क्या करता है, फाइबर भी ये डिफिशेंटली कंज्यूम करता है, फाइबर बराबर नहीं खाता है, खाना कैलोरी ज़्यादा लेता है, इसको ओबेसिटी होती है। तो इससे बहुत सारे डिसऑर्डर्स आगे हो जाते हैं, तो उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस नहीं करना, लेकिन आगे इंशाल्लाह करेंगे कभी। नेक्स्ट दैट इज़ हाइपर कोलेस्टेरोलीमिया। कोलेस्टेरोलीमिया, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होना, ठीक है। ये क्या है, हायर ब्लड कोलेस्ट्रॉल होना,
किस वजह से? हमें पता है कि कोलेस्ट्रॉल बॉडी में भी सिंथेसाइज होता है, लेकिन हम नहीं मानेंगे। हम मीट भी खाएंगे, हम अंडे भी खाएंगे, हम मुर्गा भी खाएंगे, है ना, ये चीज़ें खाएंगे जिसमें ये फैट ज़्यादा। हम ये पनीर खाएंगे, हम क्या कहते हैं इसको, बटर खाएंगे, हम घी खाएंगे। क्यों? हमें खाना है, मज़ा आता है। हायर इनटेक ऑफ कोलेस्ट्रॉल, जो कि कोलेस्ट्रॉल रिच फूड है, इनका ज़्यादा इनटेक करते हैं। और इवन ये इससे भी होगा, इवन इससे भी देखा गया है कि अगर बायोटिन जो है, बायोटिन जो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, विटामिन B7, जो विटामिन बी कम्प्लेक्स का एक विटामिन है, तो इसकी डिफिशिएंसी अगर होती रहती है, अगर इसका इंटेक कम लिया किया जाता है, तो इससे भी क्या होता है कि ये कोलेस्ट्रॉल जमा होने के चांसेस होते हैं बॉडी में, ब्लड में। अब ब्लड में ये जमा हो गया, इट इज केप्ट हियर। हाँ, इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? देखिए, इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जिसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं, एंड इससे काफ़ी सारे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होते हैं, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट और जो भी एसोसिएटेड ब्लड वेसल्स होती हैं, उनको अफेक्ट करता है। कैसे? देखिए, कोलेस्ट्रॉल की एक प्रॉब्लम ये है, जो मैंने आपको बताया था कि ये क्या करता है, ये हमारे जो नसें होते हैं उनमें अंदर से क्या फैटी डिपॉजिशन करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो जगह है, जगह इसमें कम हो जाती है। ल्यूमिन जो होती है ब्लड वेसल का, ल्यूमिन जो होता है, ल्यूमिन डिक्रीज हो जाता है। क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। और एक बार ये ल्यूमिन डिक्रीज हो गया, यहाँ पे जो ब्लड है वो फोर्सफुली फिर तेज तेज से चलेगा, इसमें फ्लो करेगा। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। आपको पता है, जब आप कहीं पे पानी दे रहे हो बाग में, तो आप पाइप को आगे से क्या बैंड टाइट करते हैं थोड़ा सा, उसका जो जहाँ से पानी निकलता है, उससे क्या होता है, वो दूर दूर तक पानी पहुँचता है विद प्रेशर। तो प्रेशर बढ़ाने के लिए हम कहते हैं। सिमिलरली ये जो कोलेस्ट्रॉल है, ये हमारे नसों में बैठता है और प्रेशर बढ़ा देता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर। अब नेक्स्ट है, दैट इज कॉल्ड एनीमिया। एनीमिया जो है ये क्या है? देखिए, एनीमिया जो है बेसिकली ये खून का कम होना नहीं है। अगर हम रियलिटी में देखेंगे, एनीमिया कोई भी ऐसी कंडीशन को कहते हैं जिससे हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन को कैरी करने की या लेने की कैपेसिटी जो होती है डिफरेंट ऑर्गन्स तक, वो कम हो जाती है। आपको पता है हमारे जो ब्लड हैं उसमें ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए कौन सी सेल्स रेस्पॉन्सिबल हैं? आप सबको पता है, दे आर कॉल्ड रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज, जिनको हम इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। ये आरबीसीज में ऐसा क्या है कि ये ऑक्सीजन को कैरी करते हैं? इनमें कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं काफ़ी सारे, जिनको हम क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स, एचबी मॉलिक्यूल्स। और यही एचबी मॉलिक्यूल जो होते हैं, इसमें दो चीज़ें होते हैं, एक तो आयरन होता है, आयरन होता है तो, और इसमें ग्लोबिन प्रोटीन होता है। ये दो चीज़ होते हैं इसमें, आयरन प्लस ग्लोबिन प्रोटीन, ये दो होते हैं इसमें। अब समझेंगे बात को। ये हीमोग्लोबिन जो है, यही क्या करता है, यही ऑक्सीजन को बाइंड करता है, बोलता है ऑक्सीजन आजा, बहुत ज़रूरत है तुम्हारी आजकल, आज यहाँ हमें डिफरेंट टिश्यूज़ को ऑक्सीजन पहुँचाना है, उनको एनर्जी चाहिए, उनको रेस्पिरेशन करनी है। ऑक्सीजन आता है जाता है इसके साथ, और ये ऑक्सीजन को छोड़ के आता है, फिर दोबारा ऐसे ही काम करता रहता है। लंग्स में ऑक्सीजन को लिया, बोला आजा मेरे साथ, मैं तुझे ले चलता हूँ एक्सकर्शन, या कहीं पे ले चलता हूँ जहाँ पे आपको यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे इसको यूज़ करते हैं ऑक्सीजन को। खुद एक हीमोग्लोबिन दोबारा आता है लंग्स पे, लंग्स के पास, और दोबारा दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को लेता है। अब ये बात तो आपको समझ आ गई कि हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को कैरी करता है। लेकिन ये समझेंगे कि अगर कोई भी ऐसी कंडीशन हमारी बॉडी में हो, हमारे ब्लड में हो, कि हमारे ब्लड की जो ऑक्सीजन को कैरी करने की कैपेसिटी वो डिक्रीज हो जाए, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एनीमिया। रिमेंबर, आपकी बुक्स लिखेंगे कि इट इज़ द डिक्रीज ऑफ हीमोग्लोबिन। आप ऐसे कहिए कि इट इज़ द एनी कंडीशन जिससे भी, क्योंकि मैंने शायद पंचायत अकाउंट सिस्टम में बताया था, कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हमारी ब्लड में जाता है, वो हमारे इस हीमोग्लोबिन को के साथ परमानेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, और वो इसको छोड़ता नहीं है, तो उस वक्त भी एनीमिया हो जाता है। अगरचे हीमोग्लोबिन बहुत सारा होता है, लेकिन अवेलेबल हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन नहीं रहता है, तो उस वक्त भी एनीमिया हम उस कंडीशन को कहते हैं। उस वक्त तो हीमोग्लोबिन की कमी नहीं है। ठीक है, ये एक अलग कंसेप्ट है। अब कोई भी कंडीशन जिससे डिक्रीज होता है हीमोग्लोबिन कंटेंट ऑफ द ब्लड, या हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है, या किस तरह से हो सकता है, या तो डिक्रीज होगा नंबर ऑफ आरबीसीज, या हीमोग्लोबिन ही आरबीसी में कम हो जाएगा। आरबीसी छोटी रहेंगी, उनमें हीमोग्लोबिन कम रहेगा, या आरबीसी एबनॉर्मल होंगी, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अब ये जो है, ये एनीमिया, ये मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के साथ? आपको मैंने कहा कि इसमें एक प्रोटीन भी चाहिए, दैट इज ग्लोबिन प्रोटीन। ये एक प्रोटीन है, क्या है ये?
बेटा एक प्रोटीन है, ये प्रोटीन चाहिए हीमोग्लोबिन बनाने के लिए। अगर आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट प्रोटीन आप अच्छे से नहीं ले रहे हो, आपके ब्लड में अक्सर आप सुनते होंगे कि डॉक्टर के पास जाते हैं, वो बोलते हैं उसको बोलते हैं अनीमिया है, वो शुद्धपन पत, वो बोलता है कि आप एक काम करो, आप रेड मीट खाओ। रेड मीट वो क्यों बोलता है? रेड मीट में एक तो प्रोटीन भी होता है, प्रोटीन भी बहुत होता है, दूसरा उसमें आयरन भी होता है। समझेंगे, ये आयरन भी होता है, तो ऐसा समझेंगे। आयरन ही होगा, हम किसी को बहुत सारा आयरन देंगे, उसको प्रोटीन नहीं प्रोवाइड करेंगे, तो उसका जो ब्लड फॉर्मेशन वो अच्छे से नहीं होगी, अगर वो डेफिशिएंट प्रोटीन कंटेंट है उसकी बॉडी में, ठीक है। अब ये अलग से, अब देखिए यहाँ पे एक किस्म का एनीमिया है जिसे हम कहते हैं माइक्रोसाइटिक एनीमिया, और ये सबसे कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया है। इसमें क्या होता है, ये किसकी वजह से होता है? ये आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। इसमें एरिथ्रोसाइट्स, जो हम आरबीसी को दूसरा नाम क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट्स, ये एक तो कम होते हैं, दूसरा जितने भी होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। तो ओवरऑल हीमोग्लोबिन कंटेंट तो कम हो गया, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो गई। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन इस तरह से कम हो जाता है। दिस इज कॉल्ड अ माइक्रो, माइक्रो मीन स्मॉल साइज, ओके। माइक्रो, स्मॉल साइज एंड फीवर, आप इसी से याद रखेंगे। तो दोनों चीज़ें आती हैं इसमें, इसमें डिक्रीज हो जाता है हीमोग्लोबिन। दूसरा है परनेशियस अनीमिया। परनेशियस अनीमिया क्या होता है? इसमें आपको मैंने कहा कि यहाँ पे ऑक्सीजन कैरी करने के लिए हीमोग्लोबिन चाहिए, इसमें जो कि आरबीसी में होता है। लेकिन जब आरबीसी बनती है ना, ये याद रखिएगा डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, जब आरबीसी पहले बनती है ना, आरबीसी एक नॉर्मल सेल की तरह होती है, उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता ही नहीं है। वो ऐसे बाज़ाब्ता सेल होती है जिसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है और बाकी ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि सेल के अंदर होते हैं। लेकिन जब इसे पता चलता है कि मुझे एक बहुत ही आला दर्जे का काम करना है, मुझे सारी बॉडी को ऑक्सीजन देना है, मैं ऑक्सीजन कैरिंग टैंक बनूंगी, तो इसे क्या पता चलता है कि हाँ, मैं अपने आप को चेंज करूंगी, मैं अपने आप को मैच्योर करूंगी, ठीक है। इसमें मैचुरेशन आती है। ये मैचुरेशन के दौरान क्या करती है, ये बोलती है चल भाई न्यूक्लियस तू बाहर निकल, तुझे तेरी ज़रूरत नहीं है। ये न्यूक्लियस और बाकी जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको बाहर फेंकती है, isn't it? बाहर फेंकती है मैचुरेशन के दौरान। और अल्टीमेटली ये क्या करती है, ये बोलती है आजा हीमोग्लोबिन, आजा तू, मैं एक्यूमुलेट करता हूँ। तो यहाँ पे ये हीमोग्लोबिन को ये ज़्यादा ज़्यादा एक्यूमुलेट करता है। दिस इज न्यूक्लियस एंड अदर स्ट्रक्चर्स आर थ्रोन आउट, एंड हीमोग्लोबिन जो है ये अपने अंदर ये एक्यूमुलेट करती है ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि अगर ये अंदर के ऑर्गेनल बाहर नहीं फेंकेंगी तो हीमोग्लोबिन कहाँ बैठेगा बेचारा, उसको भी जगह चाहिए। तो इसलिए हीमोग्लोबिन को एक्यूमुलेट करने के लिए ये सारे ऑर्गेनल्स को फेंक देती है जिस अपनी मैचुरेशन प्रोसेस में। लेकिन यहाँ पे आप समझेंगे कि परनेशियस एनीमिया जो है, इसमें इमैच्योर आरबीसीज रहते हैं जिनमें हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन नहीं होती है, अंदर से हीमोग्लोबिन एक्यूमुलेशन नहीं होती है। और ये किसकी डेफिशिएंसी से होता है? ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ ए विटामिन दैट इज कॉल्ड विटामिन B12। ये है विटामिन, ओके, विटामिन B12, जिसकी बात हम करेंगे, जो मैं आपको याद भी कराऊंगा। अच्छा, लेकिन विटामिन B12 की डेफिशिएंसी का सबसे बड़ा रीज़न ये रहता है कि हम जब इसकी एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं होती है इंटेस्टाइन में। विटामिन B12 की बात करो ना, साइनोकोबालामिन की, इसका बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है। विटामिन में सबसे बड़ा स्ट्रक्चर इसी का है, ठीक है, बहुत ही कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। और ये थोड़ा सा डिफरेंटली बिहेव करता है दैन अदर वाटर सॉल्युबल विटामिन, मैं आगे बताऊंगा। लेकिन ये जो है, इसमें एक प्रॉब्लम ये भी रहती है कि ये हमारे इंटेस्टाइन में अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होता है। इसके लिए कुछ फैक्टर्स वहाँ पे चाहिए जो मैं पढ़ाऊंगा आपको इंशाल्लाह, डाइजेशन में बताऊंगा यहाँ पे पॉइंट, जिनको हम कहते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टल। और ये जो विटामिन B12 है, इसको कहते हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टल। तो एक्सट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टल को एब्जॉर्ब करने के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टल होना चाहिए। अगर इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टल नहीं बन रहा है, अच्छे से नहीं है वहाँ पे, तो हमारा विटामिन B12 नहीं एब्जॉर्ब होगा। और डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, इमेच्योर आरबीसीज रहेंगे, हीमोग्लोबिन उसमें एक्यूमुलेट ही नहीं होगा, तो हो जाएगा एनीमिया। अल्लाह ताला रहम करे। इसी तरह से है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ये वाला जो है, इसमें क्या एबनॉर्मल होते हैं आरबीसीज, और वो फीवर होती हैं। फीवर मींस कम होते हैं नंबर में, कम नंबर में होते हैं। दूसरा, उनमें एबनॉर्मैलिटी होती है। और ये किसकी वजह से होता है? दिस ऑकर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड एज वेल एज विटामिन B12। B9 इज फॉलिक एसिड, ओके, ये आप काट ही दो, ठीक है। ये दोनों की डेफिशिएंसी से होता है, फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12 दोनों की डेफिशिएंसी से होता है। अच्छा, सिकल सेल एनीमिया, ये वाला जो है याद रखेगा, आपके वहां पे अगर क्वेश्चन डालेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज
नॉट ए डेफिशिएंसी डिजीज। वहाँ पे सिकल सेल एनीमिया होगा। एनीमिया आता है जहन में, बस ये तो एनीमिया कमी है खून की, कमी है खून की, नहीं, ये वाला जो है ये डेफिशिएंसी डिसऑर्डर नहीं है। इसमें क्या होता है, याद रखिए माय डियर फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि ड्यू टू सम जेनेटिक डिसऑर्डर जो मैं आपको पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, इसमें क्या होता है कि जो हमारे जो आरबीसीज होते हैं नॉर्मली वो ऐसे होते हैं। आपने, वो मैं आगे बताऊंगा, तेलवोट देखा है, तेलवोट जिसमें होता है, उसमें क्या होता है कि दो साइड से वो ऐसे होता है, ऐसे होता है, यहाँ से बाइकनकेव होता है, लेकिन ऐसे होता है फिर सर्कुलर, सर्कुलर एंड बाइकनकेव। चलो वो अलग चीज़ है, लेकिन हाँ इतना अच्छी आपकी ये एक अच्छी शेप है आरबीसी की। लेकिन यहाँ पे इसकी कमी से, ये मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर होने की वजह से इसको शेप बन जाती है सिकल की। सिकल आपको पता है जिससे हम घास वास काटते हैं, कभी मैं भी काटता था, अब नहीं काटता हूँ। ठीक है, विटामिन्स जो हैं, अब हम आएंगे असली टॉपिक पे जिसे हम कहते हैं विटामिन्स। ठीक है, विटामिन्स जो है, इसमें थोड़ा सा मैं आपको इसके जो नेम कहाँ से आया, ये हिस्ट्री क्या है इसकी, किसने थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन क्या किया, थोड़ा सा उसके बारे में बताऊंगा, ज़्यादा नहीं, हो सकता है पूछ सकते हैं। लेकिन इसमें आज मैं आपको कुछ ट्रिक्स दूंगा, वो मेहरबानी करके अपने जहन में बिठा देना। अगर आपके पास ऑलरेडी ट्रिक्स हैं, लेकिन ये मैंने जो ट्रिक्स डिवाइस किए हैं, इनमें मैंने क्या किया है, इनमें मैंने कोशिश की कि मेन मेन जो डिजीज़ हैं वो भी इसी में समाते चले गए हम। देखिए, विटामिन्स जो होते हैं ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनऑर्गेनिक नहीं है, ये पहली बात है। ये इनऑर्गेनिक हमारे न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन से हैं, खाली पानी और आपके मिनरल्स जो होते हैं, जो सॉइल से प्लांट्स को मिलते हैं वो क्या, पानी और मिनरल्स, वही हमें इनऑर्गेनिक हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, ये ज़्यादा नहीं चाहिए, हम खाने की तरह विटामिन नहीं लेंगे, आपको पता है ये हमारे खाने में भी बहुत ही कम होते हैं, ट्रेसेस होते हैं, इसीलिए, और चाहिए भी हमें ये ट्रेसेस में, समझेंगे आप इस बात को। ठीक है, और ये डाइट से हमें लेने हैं, याद रखेगा ये हमारी बॉडी में सारे नहीं बनते हैं, अगर बनते हैं कुछ तो थोड़े से बनते हैं, कुछ बनते ही नहीं हैं। तो सफिशेंट क्वांटिटीज़ में सारे नहीं बनते हैं, कुछ बनते हैं थोड़े से, लेकिन कुछ बनते ही नहीं हैं। तो लेने क्यों है अब हमें, अगर हम ये नहीं लेंगे तो हम में क्या होंगे, काफ़ी सारे डेफिशिएंसी डिजीजेस। जो विटामिन्स की हिस्ट्री जो है ना, यहाँ पे आप समझेंगे कि यही डेफिशिएंसी डिजीजेस जो कि लोगों में होते थे, जो कि डिफरेंट कैटल में या डिफरेंट एनिमल्स में होते थे, जब ऑब्जर्व करते थे पुराने जो डॉक्टर्स होते थे, जो केमिस्ट्स फिजिशियंस होते थे, तो वो उनको सोचने पे मजबूर किया उन्होंने कि हाँ ये क्या हो रहा है, ये तो खाना खा रहा है, वो भी खा रहा है, ये भी खा रहा है, इसको ये क्यों, ये बीमारी क्यों है, क्यों इसमें ये स्किन पे रैशेस हो रहे, क्यों स्किन पे ये बबल्स निकल रहे हैं, क्यों ये प्लेगरा क्यों है, इसमें क्यों है, बेरी बेरी क्यों है। तो वो चीज़ें समझते समझते अल्टीमेटली ये एक अच्छा साइंस निकल के आया, विटामिन्स का साइंस, जो कि उन्हीं उन्हीं की वजह से फिर इम्प्रूव हुआ। तो उन्हीं की जदोजहद थी वो ये समझने की कि डिजीज, डेफिशिएंसी डिजीज जो होती है वो बेसिकली कैसे होती है और उसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, क्या होता है खुराक में, हम तो सारा खुराक दे रहे हैं लेकिन फिर भी क्यों होते हैं इसमें डेफिशिएंसी डिजीज क्यों होती हैं। ठीक है, अच्छा, अब देखिए ये जो विटामिन्स होते हैं ये हमारी इम्यूनिटी बढ़ा देते हैं और ये हमें बीमारी से बचा देते हैं। इम्यूनिटी जो है ना, बैक्टीरिया वायरस से लड़ने की ताकत जो होती है, जिसके लिए नींद बहुत ज़रूरी है, और मुझे नींद नहीं आई है, मुझे आज हिम्मत नहीं है। देखिए, दे आर नॉट फॉर्मड इन द बॉडी और आर फॉर्मड इन इनसफिशिएंट अमाउंट्स, नॉट फॉर्मड इन द बॉडी और आर फॉर्मड इन इनसफिशिएंट अमाउंट्स, कि कम बनते हैं, अगर बनते हैं कुछ, जैसे मैं आपको बताऊंगा विटामिन के आएगा, विटामिन बी के कुछ आते हैं, वो मैं बताऊंगा आगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा हिस्ट्री ऑफ विटामिन्स के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। देखिए यही चीज़ कि काफ़ी सारे डिजीजेस सामने थे इन फिजिशियंस के सामने, इन केमिस्ट्स के सामने, इन पुराने डॉक्टर्स के सामने, तो ये सोचते क्या मसला है, ये डिजीज़ क्यों होती है, ये बीमारी क्यों हो रही है इसमें, अगर कोई इन्फेक्शन नहीं है इसमें तो फिर ये डिजीज़ कैसे है इसमें। तो यही उनको फिर सोचने पे मजबूर कर रहा था कि फलानी को, हाँ कुछ क्या करते थे, किसी को इसको फलानी हॉनी पिला दो और इसको लिवर खिला दो ऑक्स का, इसको फलानी डिजीज़ ठीक हो जाएगी, इसको फलानी खुराक खिला दो ये ठीक हो जाएगा। तो यही कि नॉलेज ऑफ फूड क्योर करता है, क्या करता है, ये ठीक करता है डिफरेंट डिजीजेस, ये पहले से ही रियलाइज्ड यहाँ पे है, एज अर्ली एज इन द 15th सेंचुरी BC, 1500 BC जो है, तब उस सेंचुरी में भी ये चीज़
लोग अपनाते थे कि हाँ इसको ये बीमारी है, इसको फलानी खुराक खिलाओ, जो आज भी हम करते हैं घरेलू घर में जो करते हैं। कोई जुकाम है तो इसको दालचीनी पिलाओ, इसको ट्योट पिलाओ, ठीक है, वो है ना कहवा पिलाओ। अच्छा, तो ऐसे होता है। इन 1906 एन, ये है एन, ओके, क्या हो रहा है इसको, एन इंग्लिश बायोकेमिस्ट जो है जिसको हम कहते हैं फ्रेडरिक हॉपकिंस, फ्रेडरिक हॉपकिंस, कई सारी बुक्स ये कंफ्यूज करते हैं किसको बोलेंगे फादर ऑफ विटामिन्स और किसको बोलेंगे डिस्कवर ऑफ विटामिन्स। मैंने कोई स्टैंडर्ड बुक रेफर किया, उसमें ये लिखा था कि जो फ्रेडरिक हॉपकिंस ही इज रिगार्डेड एज द डिस्कवरर ऑफ विटामिन्स, या हाँ डिस्कवरर, डिस्कवर्ड विटामिन्स। ये इसने विटामिन्स डिस्कवर मतलब क्या है मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहला बंदा ये वो है जिसने एक ऑर्गेनाइज्ड वे में बताया कि हाँ फूड में कुछ ऐसे सबस्टेंसेस हैं, इसने नहीं बोला विटामिन्स, इसने बोला कुछ ऐसे सबस्टेंसेस हैं, ग्रोथ फैक्टर्स हैं, प्रपोज दैट फूड कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स जो कि एसेंशियल हैं किसके लिए, ग्रोथ एंड लाइफ के लिए, जिसकी जिसकी कमी से डेफिशिएंसी डिजीज हो सकती है। तो इसने एक इनडायरेक्टली डिस्कवर किया, समझ आ रहा है कि है कुछ ना कुछ खुराक में। तो ये समझेंगे आप, ये हॉपकिंस को क्रेडिट किया जाता है अकॉर्डिंग टू सम स्टैंडर्ड बुक। आप भी देखिएगा, मैंने ये देखा। अच्छा, इन 1912 फिर उसके बाद क्या होता है, दिस वाज इन 1906। इन 1912 आया पॉलिश, पोलैंड का कौन सा, पॉलिश ब्रिटिश अमेरिकन, मतलब यही इसमें आप समझेंगे पॉलिश ब्रिटिश अमेरिकन, या आप ही मुझे समझाएंगे क्या मतलब है इसका। बायोकेमिस्ट्री जिसे हम कहते हैं कैसमीर फंक, सी फंक, कुछ लिखते हैं सी फंक, कुछ लिखते हैं के फंक, ठीक है। ये जो फंक है, इसने बोला कि ये जो ग्रोथ फैक्टर्स की आप बात करते हो इनको मैं एक नाम देता हूं। बोला गया क्या नाम दोगे, बोला मैंने इनको, जब मैं राइस ब्रन पे, जो राइस की जो ना अपर लेयर जो होती है, उसने उस पर वो काम कर रहा था, तो ये बेसिकली इसने एक पेपर अपना पब्लिश किया था जिसमें ये क्या कर रहा था, जिसमें काफ़ी सारे डिजीज़ के बारे में इसने बात की, पेलेग्रा, चिलोसिस वगैरह वगैरह उनके बारे में बात की। और फिर कहा कि राइस ब्रन जो है ना, राइस ब्रन जो राइस की ऊपर वाली लेयर होती है चावल की, मैंने आपको पढ़ा है कि उसमें वो होते काफ़ी सारे विटामिन्स मिनरल्स होते हैं ना, विटामिन्स होते हैं, फाइबर होता है। तो उसने वो बोला कि वो काफ़ी सारे इस पे जब एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे तो देखा जाता था कि राइस को जब यूटिलाइज करते हैं तो कुछ बीमारियों का इलाज होता है, कुछ डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स का इलाज। तो फिर इसी ने उससे आइसोलेट किया था, सबसे पहला जो इसने आइसोलेट किया था उससे विटामिन। तो ही ऑब्टेन्ड स्ट्रक्चर, जब इसमें देखा था इसको क्या समझ आया था, इसको समझ ये आया था कि ये एक एमाइन है। एमाइन मीन्स नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, एमाइन, ठीक है। और इसने कहा था ये बहुत ही ज़रूरी है जिंदा रहने के लिए, दैट मीन्स वाइटा, वाइटा मीन्स वेरी नेसेसरी, एंड केमिकली इट वाज एमाइन, जो इसने आइसोलेट किया था फंक ने फ्रॉम राइस ब्रान, राइस की जो लेयर होती है ऊपर वाली। तो इसको इसने फिर उसको नाम क्या दिया, वाइटामाइंस, वाइटामाइन, MINE, ठीक है, याद रखिएगा। और यही विटामिन का नाम जो है लेटर इसको चेंज किया गया, इसको विटामिन में चेंज किया गया, क्योंकि देखा गया फिर आगे भी काफ़ी सारे विटामिन निकाले गए, डिस्कवर किए गए, फिर उनका भी स्ट्रक्चर जब देखा गया, उनके जब केमिकल कंपोजिशन देखा गया, तो तो साइंटिस्ट ने देखा कि नहीं, सारे विटामिन नहीं होते हैं अमाइंस, all are not nitrogen containing compounds, some of them are not nitrogen containing compounds, so we should omit this e, we should drop this e, and we should retain another name, that is vitamin, vitamin नहीं कहते आप, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद आ गए हमें ABCD देने वाला एक बंदा आ गया, नॉमेनक्लेचर ऑफ विटामिन्स एज पर अल्फाबेटिस ABCD किसने दिया, एल्मर वर्मा MC मैककॉलम, एल्मर वर्मा मैककॉलम। ये जो है बेसिकली ये नेम्स किस बात पे दिए जाते थे कि सबसे पहले ए को डिस्कवर किया गया, फिर इसी तरह से बी, फिर सी, फिर डी। और बी जब डिस्कवर हो रहे थे ना, बी में देख रहे थे अरे बी के तो काफ़ी सारे ये एक जैसे काम करते हैं, क्योंकि आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा बी विटामिन जो होते हैं ना उनका एक ही काम होता है, लगभग सबका काम होता है एज को एंजाइम्स वो एक्ट करते हैं, मतलब एंजाइम्स को अच्छे से फंक्शन कराते हैं। समझ आ रहा है, हमारी बॉडी में कितनी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, बहुत सारी होती हैं, अनगिनत हो जाती हैं। उनको उनका जो उन रिएक्शंस को फास्ट कराने के लिए कुछ एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम खाली नहीं होते हैं पेट में, आप याद रखेंगे। तो वहाँ पे काफ़ी सारे जो भी रिएक्शंस होती हैं उनको कैटलाइज करते हैं, कैटलाइज मीन्स फास्ट करा देते हैं, वो होते हैं एंजाइम्स।
और एंजाइम्स के साथ ही ये कोएंजाइम्स होते हैं, कोएंजाइम्स होते हैं, विटामिन्स करते हैं एक्ट एज कोएंजाइम्स, और एंजाइम की फंक्शन फिर तभी होती है। तो इस ये समझेंगे आपकी पहले ये ABCD वाला जो आ गया प्रोफेसर, वो कौन है? एल्मर वर्मा मैकलम, ठीक है, मैककॉलम। उसके बाद E एंड K जो है ये लेटर ऐड हो गए, D तक इसने बोला, फिर E के आगे ऐड किया गया इसमें। बी विटामिन जो हैं ये रियलाइज किया गया कि है नहीं, ये भाई एक ही विटामिन नहीं है, ये काफ़ी सारे हैं, तो इसलिए मनी टाइप्स होने के बाद इनको डिफ्रेंशिएट कराने के लिए फिर इनमें नंबरिंग की गई, 1 2 3 4 क्या गया, ठीक है, B1 B2 B3, फिर क्या आता है आपको पता है, 4 आता है कि नहीं आता, ये आप बताएंगे, 5 6 7, फिर आता है 8 कि नहीं आता है, 4 8 नहीं आता है, ठीक है। तो इसी तरह से ये इसकी नंबरिंग हो गई। फिर विटामिन सी जो है ये याद रखेंगे, इट वाज द फर्स्ट कमर्शलाइज्ड विटामिन दैट वाज अवेलेबल इन 1933, 1933 में। अब देखिए यहाँ पे आपके सामने, यहाँ पे एक चैप्टर है बुक का, आप देखेंगे यहाँ पे कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, आप याद करना चाहें तो कर सकते हैं। ये थोड़ा सा इसमें कौन कौन सा विटामिन ए किसने किया, एल्मर मैककॉलम एंड डेविस, इस विटामिन डी भी मैककॉलम ने, ये ऐसे ऐसे ऐसे। यहाँ रहा आपका B1 कैसमीर फंक, ठीक है। इसी तरह से ये हैं काफ़ी सारे इसमें, तो ये 2 3 आप याद रखेंगे, बस 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 बस। अगर ये ADE के आप याद रखेंगे भी इनके, क्योंकि हो सकता है पूछ सकते हैं, ये वाला याद नहीं कर रहा, ये किसने, B1 B2 वाले नहीं पूछेंगे, ठीक है, समझेंगे बात। ये वाले याद कर लेना, ये वाले याद कर लेना, और ये कैसमीर फंक याद रखना, बाकी याद नहीं करना किसने डिस्कवर। हाँ, ईयर ऑफ डिस्कवरी पूछी गई है एक बार SSB के एग्जाम में शायद, आई गेस, जहाँ तक कि मेरा जहन जाता है। ईयर ऑफ डिस्कवरी भी इनका ही याद कीजिएगा आप, ठीक है, अगर हो सके तो थोड़ा सा नज़र मारिएगा बार 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 बार, तो हो कर दीजिएगा इसको भी याद। अब देखिए, अब हम आते हैं अपने इस ब्यूटीफुल टॉपिक पे, यहाँ पे जो है क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स। देखिए, जो विटामिन्स हैं इनको हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, कि ये किस चीज़ के में सॉल्युबल होते हैं, ये क्या ये फैट में सॉल्युबल होते हैं कि क्या ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। जो विटामिन्स फैट में सॉल्युबल होते हैं उनको हम कहते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स, जो पानी में हो जाएंगे उनको क्या कहेंगे, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। अब देखिए, अब ये कैसे याद रखेंगे, इसके लिए याद रखिएगा मेहरबानी करके, जो फैट सॉल्युबल, इसकी यही ट्रिक है, ये याद रखिए, फेक्ड, इसका मतलब है F फॉर फैट, F फॉर फैट। बाकी कौन कौन से विटामिन है, AKED, कोई कीड़ा याद रखते हैं लेकिन उससे वो फायदा नहीं होता है, कोई कीड़ा याद रखते हैं उससे फायदा नहीं, उससे हम रिलेशन उसको आगे नहीं बना पाते हैं बाकी से, तो यहाँ पे याद रखिएगा, फेक्ड याद रखिएगा, F फॉर फैट, बाकी क्या है, AKED है इसमें। अब देखिए, ये है WBC, वाइट ब्लड सेल, इसमें W फॉर वाटर, BC फॉर विटामिन B एंड B कम्प्लेक्स एंड विटामिन C, ये है वाटर सॉल्युबल। आपकी एक कंसेप्ट यहाँ पे सीखिए, WBC किस में होती है, हमारे ब्लड में। ब्लड क्या सॉलिड है कि लिक्विड है कि पानी है, पानी है ना, इसलिए पानी में सॉल्युबल है, समझ आ रहा है। WBC ब्लड में है, दैट इज लिक्विड। सो यहाँ पे इस तरह से W से आप वाटर याद रख सकते हैं, वाटर भी याद रख सकते हैं, या BC जो है ना वो WBC ऑल टुगेदर आप अगर याद रखेंगे तो आप कहेंगे B एंड C विटामिन और इन और वाटर सॉल्युबल। अब यहाँ पे कंसेप्ट है, ये चीज़ें आप याद रखिएगा। अब ये देखिए, ये लिपिड या फैट में सॉल्युबल है, इसका मतलब है कि ये हाइड्रोफोबिक होते हैं। फोबिया, डरना, ये साइंस में है कि जहाँ पे फोबिक होगा, याद रखेगा, ये भागता है, ये इससे एफिनिटी नहीं है इसके साथ। अगर मैं फॉर एग्जांपल हाइड्रोफोबिक हूँ तो मैं नहाने से डरता हूँ, मतलब पानी से डरता हूँ, हाथ लगाने से डरता हूँ, ठीक है। अगर मैं हाइड्रोफिलिक हूँ तो मुझे क्या है, मुझे बस नहाने में मज़ा आता है या पानी के साथ खेलने में मज़ा आता है। तो अक्सर जो हमारे आसपास जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं। इसी तरह से वो मानो फैट भी वैसे ही काम करता है, फैट सॉल्युबल, ये पानी में सॉल्युबल नहीं होते हैं, दैट मीन्स दे आर हाइड्रोफोबिक। लेकिन जो ये वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, दे आर हाइड्रोफिलिक, दे आर सॉल्युबल इन वाटर एंड दे लव वाटर, फिलिक मीन्स टू लव, ओके। हाँ, अब देखिए, एब्जॉर्प्शन जो होती है फैट सॉल्युबल विटामिन्स की, याद रखिएगा, अगर आप खुराक में फैट नहीं ले रहे हैं, आप कहते हैं नहीं 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 फैट मुझे नहीं चाहिए, मैं मोटा हो जाऊंगा, फैट में ही फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं। हमारे आसपास ये जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या प्लांट सोर्स होते हैं उसमें उतना फैट ये नहीं होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं उसमें, लेकिन उतने नहीं जितना ये किस में होते हैं, फैट में होते हैं,
ठीक है, आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाएंगे या बाकी चीज़ नहीं, आपको जो ऑयल्स हैं उनमें हमारे ये फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, जो हमारे आसपास एनिमल फैट में भी होता है। ठीक है, तो इसलिए जब ये इंटेस्टाइन में जाते हैं, जब डाइजेशन होती है, तो उसके बाद एब्जॉर्प्शन जब लिपिड की होती है ना, फैट की जब एब्जॉर्प्शन होती है हमारे ब्लड में, जब ये फैट एब्जॉर्ब होता है, किस में वो इन द फॉर्म ऑफ काइलोमाइक्रॉन्स में होता है, किस में होता है, लिम्फ में, वो आपको याद भी नहीं करना है, बस इतना याद रखें कि फैट के साथ साथ ये एब्जॉर्ब होता है, फैट के साथ साथ एब्जॉर्ब होता है, लिपिड के साथ साथ एब्जॉर्ब होता है। और लिपिड इनकी एब्जॉर्प्शन के लिए, दोनों के लिए, लिपिड और ये लिपिड सॉल्युबल विटामिन्स की एब्जॉर्प्शन के लिए हमारा जो लिवर होता है, जिसमें गॉल ब्लेडर बैठा है, वहां पे क्या स्टोर करता है लिवर? अपना बाइल देता है, बोलता है बेटा ये बाइल अपने पास रखो, वहां आने वाले हैं मेहमान, वो फैट वाले मोटे मोटे मेहमान, उन पे ये फेंकना है, उनको एब्जॉर्ब करने में मदद करना है। तो यहाँ पे बाइल एसिड्स को, बाइल एसिड्स क्या करते हैं, ये इस फैट को एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं, फैट को भी और फैट सॉल्युबल विटामिन्स को भी। तो एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज, यहाँ पे आप समझेंगे, लेकिन एक चीज आप यहाँ पे समझेंगे, ये जो यहाँ पे फैट सॉल्युबल विटामिन्स की एब्जॉर्प्शन है, दिस इज अ बिट कॉम्प्लेक्स, दिस इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड। इसमें कम काइलोमाइक्रॉन्स का बनना या पहले फैटी एस्टर्स बनना, क्या क्या होता है वो मैं नहीं पढ़ाना चाहता, लेकिन हाँ थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है दैन दिस। दिस इज सिंपल टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन। जो विटामिन, जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं वो फटाफट एब्जॉर्ब होते हैं। आपको मैं एक क्वेश्चन डालता हूँ, देखिए मिनरल्स जो होते हैं ना ही वो उनकी डाइजेशन होती है, ना ही विटामिन्स की डाइजेशन होती है। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी उस फॉर्म में होते हैं कि ये एब्जॉर्ब हो सकते हैं, इनको फर्दर डाइजेशन नहीं होता है। समझ आ रहा है? कुछ विटामिन्स ऐसे होते हैं जिनमें कुछ ऐसे केमिकल स्ट्रक्चर्स अटैच्ड होते हैं जो क्लीव करने पड़ते हैं, लेकिन डिग्रेडेशन ऑफ विटामिन की फर्दर नहीं होती है, विटामिन ऐसे ही एब्जॉर्ब किया जाता है। समझेंगे बात? आपके जहन में क्वेश्चन आ सकता था क्या विटामिन नहीं डाइजेस्ट हो जाएंगे? नहीं, थोड़ा सा इनमें जो विटामिन होते हैं, कुछ विटामिन ऐसे होते हैं कम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं कि उनमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जुड़ के होती हैं जब वो खाते हैं, और वो चीज़ें फिर काट दी जाती हैं, क्लीव की जाती हैं, फिर वो विटामिन बन के वो अल्टीमेटली वहाँ लिया जाता है। वो मैं बताऊंगा कभी, वो नेक्स्ट टाइम बताऊंगा जब मैं वो पढ़ाऊंगा बीटा कैरोटीन वगैरह। अब देखिए यहाँ पे, हाँ, अब यहाँ पे ये जो फैट सॉल्युबल विटामिन है, इनकी एक प्रॉपर्टी है कि ये हम अपनी बॉडी में जो फैट है उसमें स्टोर कर सकते हैं, स्पेशली जो लिवर है उसमें बहुत ज़्यादा ये स्टोर होता है, ये एक्सक्रीट नहीं किए जाते। आप विटामिन ए फेकड मीन्स ADE अगर आप ये ज्यादा खाएंगे ये आपकी बॉडी में स्टोर रहता है, ये एक्सक्रीट नहीं किया जाता। लेकिन वाटर सॉल्युबल जो है, जो वाटर के साथ हमारे साथ वाटर के साथ यूरिन के जरिए बाहर निकलेंगे, वो हमारी बॉडी में जमा नहीं होते। और अब खुद ही बताइए खतरा किनका है? जो बाहर निकलते हैं, जितना खाएंगे निकलेंगे, जितना खाएंगे निकलेंगे, उनका खतरा तो है ही नहीं। खतरा किनका है? खतरा उनका है जो जमा हो जाते हैं, वो टॉक्सिक बन सकते हैं हमारे लिए। तो टॉक्सिसिटी किनकी होगी? आपके फैट सॉल्युबल विटामिन्स की। और याद रखिएगा दो टर्म्स हैं, एक है हाइपोविटामिनोसिस, हाइपो मीन्स कम, डेफिशिएंसी हो रही है विटामिन्स की, पर्टिकुलर विटामिन की। हाइपर मीन्स ज्यादा। तो टॉक्सिसिटी कब होती है किसी विटामिन की? जब वो कम लिया जाता है कि ज्यादा? ज्यादा, जब वो बॉडी में ज्यादा हो जाता है ना, दैट इज हाइपर विटामिनोसिस। टॉक्सिसिटी ड्यू टू हाइपर विटामिनोसिस किन में पॉसिबल है? ये फैट सॉल्युबल विटामिन्स में पॉसिबल है, वाटर सॉल्युबल में नहीं, और इनमें टॉक्सिसिटी नहीं है। हाँ, अब मुझे खुद ही बताइए, अगर किसी की बॉडी में फैट सॉल्युबल विटामिन है बॉडी में, अब वो बेचारा नहीं ले रहा, उसको बोल रहे हैं तुम्हें फैट नहीं खाना है तो मोटा हो गया, पतला खाना खा, तो सिंपल खाना खा, टमाटर खा, प्याज खा, लेकिन दाल नहीं खाएगा, मीट नहीं खाएगा, एग्स नहीं खाएगा, तो ये ऐसे ही करना है। तो उसमें क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता बेचारे में जो स्टोर होता है ना, स्टोर जो उसमें ये फैट होता है, फैट सॉल्युबल विटामिन उसके लिवर में वो यूटिलाइज होंगे, क्योंकि फैट वाले न्यूट्रिएंट्स वो नहीं खा रहा है जिनके साथ वो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, है ना। तो इसलिए उसको क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन है उसमें स्टोर, आहिस्ता आहिस्ता उसमें डिप्लीट हो जाते हैं स्टोर्स उसके, और आहिस्ता आहिस्ता उसमें जो है डिफिशिएंसी सिम्टम्स दिखने लगते हैं। एब्रप्ट से नहीं दिखेंगे। अब अगर किसी को हम ये करेंगे, उसको बोलेंगे, उसको खिलाएंगे उसको खाना खिलाएंगे, लेकिन उसमें सारे वाटर सॉल्युबल विटामिन्स निकालेंगे, एक दिन निकाले ना आपने वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, वो उसी दिन बीमार पड़ेगा, क्योंकि उसकी बॉडी में स्टोर है ही नहीं। इसीलिए आपको कहते हैं कि आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं, वो अक्सर क्या देता है, वो नहीं देता है ज़्यादा विटामिन ए क्या वो वाला नहीं देता है, वो अक्सर वो बी कम्प्लेक्स दे दो, इससे बी कम्प्लेक्स, सी विटामिन खाओ, बी कम्प्लेक्स का कोई टेंशन नहीं,
क्योंकि वो एक्सक्रीट हो जाएंगे और उनका रेगुलर सप्लाई लेना ज़रूरी है। अब अगर आपके इस बॉडी में स्टोर नहीं है, मुझे बताइए, वाटर सॉल्युबल विटामिन ये रेगुलर लेने ज़रूरी है। लेकिन ये वाला जो है आपको क्या, ये रेगुलर अगर ट्रीटमेंट करना होगा, ठीक है, ट्रीटमेंट करना होगा तो रेगुलर लेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, ट्रीटमेंट अगर करना होगा, किसी को कमी होगी, डेप्लीट हो गई न्यूट्रिएंट, ये वाटर फैट सॉल्युबल विटामिन, काफ़ी टाइम से उसको नहीं बोलते, ना तुझे मीट खाना, ना तुझे अंडे खाने, ना तुझे कुछ दालें खानी है, तो बस बेचारा अब इसको ट्रीटमेंट करना, ये इसको लिया बेचारे को हॉस्पिटल, या आप वहाँ पे ट्रीट करेंगे तो क्या करेंगे, इसको इंजेक्शन के ज़रिए बहुत सारा विटामिन देंगे, जिस विटामिन की कमी होगी इसको इंजेक्शन के ज़रिए हाई डोजेस दे सकते हैं। इवन मैं आपको बताऊंगा 1 लाख आशा जब मैं आऊँगा उस बात में वहाँ पे बताऊंगा। तो ऐसे, हाँ, ये जो है फैट सॉल्युबल विटामिन्स हमारे ब्लड में, इनको चलाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह लेने के लिए कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम कहते हैं कैरियर्स, लेकिन वाटर सॉल्युबल के कैरियर्स नहीं होते। अब देखिए आपके लिए जो ट्रिक मैं लाया हूँ। अब आपको याद करना, देखो आपको क्वेश्चन क्या आ सकता है, आपके वहां पे क्वेश्चन आ सकता है, एक तो ये बनता है, आपको वहां पे लिखा होगा विटामिन ए का आप हमें बताइए केमिकल नेम या साइंटिफिक नेम क्या है, आपको ये लिखना है रेटिनॉल। विटामिन के का बताइए, आप इनका बताइए। तो इस तरह से वहां पे क्वेश्चन आता है। एक तो ये आता है, दूसरा आता है कि आप बताइए इससे कौन सी डिजीज होती है, जैसे इससे नाइट ब्लाइंडनेस होती है। अब ये ट्रिक क्या सीखनी है, ये देखिए, ट्रिक मैंने ऐसे बनाई है। ये कौन सी वाली है, हाँ देखो, एक मासूम सी लड़की है, मतलब एक नेक लड़की है, उसको शादी कर रहे हैं। तो उसकी शादी जब कर रहे हैं तो वो बंदे से मिली, उसको देखा बंदे को, बंदे ने क्या किया था, जो मतलब उसका हस्बैंड होने वाला था, उसने प्रिटेंड किया कि वो बहुत अच्छा है, वो इसके साथ अच्छे से पेश आया, बाकी चीज़ें, सारी चीज़ें उसने अच्छे की। तो लड़की मोटिवेट हो गई, चलो भाई मैं शादी करती हूँ, कोई नहीं यार, बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छे से मुझे ट्रीट करता है, होटल में लिया, सब चीज़ें अच्छे से हो गई, तो हो गया, घर वाले भी खुश, वो भी खुश। लेकिन जब ये वहाँ गई, उसके यहाँ गई, तो अल्टीमेटली इसको क्या हुआ, इसको वो पति जो था वो अच्छा नहीं था, वो शराब पीता था, और शराब पीते पीते रात को इसको बहुत मारता था, ठीक है, और शराब पीते पीते इसको बहुत मारता था। क्यों? और याद ऐसे रखेंगे, जो शराब पीता है वो फैटी होता है ना, फैटी, इससे ये जहन में बिठा दीजिएगा, शराब से फैटी लिवर होता है ना, फैटी, तो इससे याद रखेंगे, फैट सॉल्युबल विटामिन की बात कर रहे हैं, शराब भी की वहाँ पे ये याद जहन में रखेंगे। फिर क्या करता है, ये बहुत ज़्यादा ऐसे मारता है, पीटता है, और इसलिए ये एक दिन तंग आके घर वापस भाग गई। और घर जब ये आई, रोते रोते अपनी माँ के पास है। माँ ने बोला क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? इसने बोला मम्मा, उसने बोला, माँ ने बोला वो अच्छा नहीं है क्या? उसने बोला मम्मी नहीं, ही इज़ फेक्ड, ही इज़ FAKED, फेक्ड, मतलब वो सच्चा नहीं है, उसने नकाब रखा है, अपने चेहरे पे रखा था, ही इज़ फेक्ड, या ही हैज़ फेक्ड अस, ऐसे याद रख सकते, ही हैज़ फेक्ड अस। F फॉर फैट, AKED मीन्स विटामिन A, विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D। बैठ गया जहन में, ये हो गई एक बात। अच्छा, मॉम ने बोला बेटा ठीक है, तुम ये कहती हो फेक्ड है, क्या किया उसने, क्या किया उसने, ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? लड़की उठी, मॉम आपको पता है? बोला उसने क्या? वो क्या करता है, रात को पिलाए तो फिर चिल्लाए, रात को पिलाए तो फिर चिल्लाए, मतलब रात को वो खुद भी पीता है, मुझे भी पिलाता है, फिर चिल्लाता है, मारता है मुझे। समझ आया? रात को पिलाए तो फिर चिल्लाए, ये ट्रिक है। अब इससे क्या बनता है यहां पे, ये समझेंगे आप। ये देखिए, आज हम ये भी यूज कर सकते हैं। देखिए इससे क्या बनता है, रात को फॉर रेटिनॉल, विटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम है, केमिकल नेम है, दैट इज रेटिनॉल, ठीक है। अच्छा, रात को पिलाए, पिलाए मीन्स फाइलोक्विनोन, इसका और एक नाम भी है, वो भी मैं आगे बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे यही आपके एग्जाम में आता है, फाइलोक्विनोन या रेटिनॉल, रेटिनोइक एसिड, उनकी बात नहीं करें, बस जो आपके एग्जाम में आता है ना वही। रेटिनॉल आप याद रखेंगे, रात को रेटिनॉल, पिलाए फॉर फाइलोक्विनोन, तो फिर TOPHIR है ना, आर के साथ,
टोकोफेरॉल, ये भूलेंगे नहीं आप, ये अच्छे से, मतलब इसको मैंने मतलब इसमें फर्स्ट एंड लास्ट अल्फाबेट और बीच के अल्फाबेट को मिलाया है। अच्छा, चिल्लाएगो कैल्सिफेरॉल, Cl, चिल्लाए कैल्सिफेरॉल, समझ आ रहा है, ये याद रखेंगे। अच्छा, इसने ये बताया, फिर बोला उसने, माँ ने बोला अब बस चुप करो, रो मत, लेकिन वो रोते रोते एक बात कहती गई जिसने मतलब सबका दिल दुखा दिया। उसने क्या कहा? अच्छा, हाँ, उसने कहा मम्मा, न बन सका हमारे सपनों का रिश्ता, न बन सका, यहाँ पे न बना या न बन पाया या न बन सका हमारे सपनों का रिश्ता। न बन मीन्स न बन, नाइट ब्लाइंडनेस, हमारे मीन्स हेमोरेज, ओके, हेमोरेज मीन्स ब्लीडिंग होती है, इनके बारे में आगे बताऊंगा मैं। सपनों का, यहाँ पे याद रखेंगे, ये स्टेरिलिटी है, विटामिन ई की डेफिशिएंसी से रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी कम होती है, मेन ये रीजन होता है इसका, मेन ये सिम्टम होता है इसका। रिश्ता, रिकेट्स, हड्डियों का रिकेट्स, फिर इसके साथ रिकेट्स के साथ आपको पता है ऑस्टियोमलेशिया भी है, वो आपको मैं बताऊंगा। तो ऐसे आप ये याद रखेंगे। क्या है? ए फेक्ड, ये जो लड़की बोलती है उसने क्या किया, उनके उसके हस्बैंड ने क्या किया? फेक्ड, ही हैज फेक्ड अस। और एफ फॉर फैट, क्योंकि वो शराबी है। ए के ई डी इज वाइटामिन्स, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, ये है फैट सॉल्युबल विटामिन्स। अब ट्रिक क्या है इनके साइंटिफिक नेम को याद रखने का? रात को पिलाए तो फिर चिल्लाए, रात को पिलाए तो फिर चिल्लाए, रात को मीन्स रेटिनॉल, पिलाए मीन्स फाइलोक्विनोन, तो फिर मीन्स टोकोफेरॉल, चिल्लाए मीन्स कैल्सिफेरॉल। समझ आ रहा है? अच्छा, फिर इसने क्या बोला, रोते रोते लास्ट में क्या बात कही, इसको दुख किस बात का था? न बन पाया, न बन सका या न बन पाया, न बना, ऐसे भी कह सकते हो, हमारा सपनों का रिश्ता, जो मैंने सपनों में सोचा था जो हमारा रिश्ता होगा वैसा नहीं बन पाया। न बन मीन्स नाइट ब्लाइंडनेस, हमारा मीन्स हेमोरेज, सपनों का मीन्स स्टर्लिटी, रिश्ता मीन्स रिकेट्स। हो गया आपका ये विटामिन जो ये फैट सॉल्युबल विटामिन हैं। टाइम को था, ठीक है, ये हो गया आपका। अब हम इसके बाद इसको मारेंगे ट्रिक, इसको हम खींचेंगे, इसको क्रैक करेंगे। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वाले, विटामिन सी का आप सिकरवी याद रखें, सी फॉर सिकरवी, विटामिन सी जो है, सी सिकरवी, वो ऐसे ही याद रखना आप। अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की ट्रिक्स जो है ना, वो क्या है याद रखेंगे, इसकी फॉर्मूला, हाँ ये लिखा है मैंने। इसमें क्या क्या है? ये है तीन है ये, विटामिन B1, B2, B3, समझ आ रहा है? फिर 4 नहीं है, फिर क्या है? 5, 6, 7 हो गए ये 3, फिर 8 नहीं है, फिर 9 है, 10, 11 नहीं है, 12 है। समझेंगे आप बात को? अब पहले आपको ये याद रखना है कि ये सीक्वेंस बस आप याद रखिएगा, B1, 2, 3, 4 नहीं है, 5, 6, 7 है, 8 नहीं है, 9 है, 10, 11 नहीं है, 12 है। ये आप याद करेंगे ही करेंगे, इसको ऐसे 3 करके फिर ऐसे छोड़ेंगे। हो गया ये। अब यहां पे आप कैसे इसको करेंगे? अब ये देखिए यहां 3 तक कुछ है, इसको ऐसे फॉर्मूला करेंगे हम। हाँ, ये एक लड़का है, ये लड़का क्या कर रहा है कि इसको, मतलब गरीब लड़का है, लेकिन ये क्या करता है, एक टीचर के पास गया, इसको वो पढ़ा रहा है, तो इसको एक्चुअली कुछ याद नहीं होता है, ये बहुत वीक है, इसकी मेमोरी कमज़ोर है, तो याद रखेगा, इसमें जो एनर्जी भी कम है, मेमोरी भी कम है, तो ये याद रखेगा, ये रिलेट करता है हमारा कुछ डेफिशिएंसी से। तो जो टीचर था वो बड़ा ही इंटेलिजेंट था, उसने पढ़ा, इसके चेहरे को देखा वेखा, तो बोला बेटा तुम्हें विटामिन बी की डेफिशिएंसी है, तो मैं तुम्हें कुछ बोलूँगा, याद रखना, इस सेंटेंस को याद रखना। तो इसने क्या बोला, उसने, टीचर ने इसे, तुम रुकना नहीं, लेट मी टेक अनदर पेन, तुम रुकना नहीं, ये जो है ये इसके साथ नहीं है, बालक, तुम रुकना नहीं, बालक अगर जो है यहाँ पे, ये आप अपना नाम लिख सकते हो याद रखने के लिए, जैसे माई सेल्फ आमिर, तुम रुकना नहीं आमिर अगर, इस तरह से आप यहाँ पे कट करोगे फिर ये। तो 3 आगे पहले, तुम रुकना नहीं बालक अगर, पीना पड़े भी फलों से चुपके विटामिन बी, है ना? मतलब अगर तुझे चोरी भी करनी पड़े विटामिन बी को हासिल करने के लिए, वो फलों में होता है,
तो तुम चुपके से, चोरी से, या चुपके से यहां लिखिए, चोरी से विटामिन बी फल चुरा लो कहीं से, वो भी पी लो, कोई नहीं, टेंशन कोई नहीं है। तो ये याद रखेंगे, तुम रुकना नहीं, बालक अगर छोड़ना है, ठीक है, बालक अगर पीना पड़े भी फलों से चुपके से या चुरा के विटामिन बी नहीं है, विटामिन बी ऐसे आप रखेंगे, ठीक है, ये अलग से है कि ये भी इसमें नहीं है, जो ब्लू से मैंने लिखा ये ट्रिक का पार्ट नहीं है। तुम रुकना नहीं, पीना पड़े भी फलों से चुपके विटामिन बी, बालक अगर पीना पड़े पड़े भी फलों से चुपके विटामिन, या फ्रूट से आप लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। अब देखिए, तुम फॉर, देखिए यहां से टी मिल रहा है एम से, है ना, थाइमिन, तुम थाइमिन, रुकना, रुकना, आर एंड एन है ना, इस तरह से राइबोफ्लेविन, तुम रुकना मीन्स राइबोफ्लेविन, नहीं, नहीं मीन्स नियासिन, ठीक है, पीना, पीना, पी एन, पेंटोथिनिक एसिड, समझ आ रहा है, पड़े, पीडी, पीडी, पायरेडॉक्सिन। देखो काफी सारी ट्रिक्स हैं, लेकिन उनमें से पता नहीं चलता ये पी किसके साथ मिलाऊं, ये पी मैं पायरोडॉक्सिन के साथ मिलाऊं कि पेंटोथिनिक के साथ मिलाऊं, फिर कंफ्यूज हो जाता है इंसान। इसलिए ये, इस पे कंसंट्रेट कीजिएगा, एक बार ये सीख लिया आपने तो कभी नहीं भूलेंगे। पीना पेंटोथिनिक, पड़े पायरेडॉक्सिन, बी बायोटीन, फलों से फल, एफ एल, फॉलिक एसिड, ठीक है, चुपके, है ना, सी के कोबालामिन, ठीक है, यहां पे ये वाला याद रखना है, ये साइनो कोबालामिन, ये याद रखेंगे, फॉलिक एसिड है, साइनो कोबालामिन। बोला इसने बालक को, अब बालक भी जो है गरीब है बेचारा, कहां से लाएगा ये कहां से लाएगा विटामिन वाले, ये कहां से फल चोरी करेगा, ये पड़ेगा सबक की चोरी करने जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, ये बालक उठा, बोला मास्टर जी क्या, बीर और पनीर, ठीक है, खिलाओ ना, ये वाला आपको याद रखना है, ये इसका पार्ट नहीं है, बीर और पनीर खिलाओ ना, मतलब बीर पिलाओ और पनीर खिलाओ मुझे, क्यों, उसमें भी विटामिन है, क्योंकि रीजन क्या है, पैसा नहीं देते मम्मा पापा, बीर और पनीर खिलाओ ना, पैसा नहीं देते मम्मा पापा। अब देखिए कौन सी डिजीज होती है इससे, बीर, बी आर, बेरी, और मीन्स एराबिनेफ्लाविनोसिस, अभी समझना नहीं है क्या डिजीज में क्या होता है, बस ये याद करके रखिए, आज याद करिए, फिर आगे 2 लेक्चर्स में इनको देखेंगे थोड़ा थोड़ा। पनीर, पी आर है ना, प्लेगरा, पी आर है ना। इसी तरह से पैसा मीन्स पैरेस्थीसिया, ये क्या होता है आगे बताऊंगा। नहीं, न्यूरोपैथी, THNH है ना, न्यूरोपैथी, ये एक्चुअली है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ये आप याद रखेंगे। नहीं देते मम्मा पापा, पैसे नहीं देते मम्मा पापा, है ना, बड़े जिद्दी मम्मा पापा है। नहीं देते मीन्स DT, डर्मेटाइट्स, स्किन के बारे में, ठीक है, डर्मेटाइट्स। मम्मा पापा, M फॉर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एंड पापा फॉर पर्निशियस एनीमिया। लेकिन कंसेप्ट ये है, जो ये पापा है ना, पापा जी ये दोनों काज करा देता है। पापा जी इस दिस विटामिन B12 की डेफिशिएंसी जो होती है, ये पापा से हम याद रखते हैं, तो पापा इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दोनों मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एज वेल एज पर्निशियस एनीमिया, इसकी वजह से दोनों एनीमिया है। ये समझ आ रहा है कि पापा मम्मा जो है, ये जो M है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया B9 काज करता है, लेकिन जो ये B12 है, B12 क्या करता है, ये दोनों मेगालोब्लास्टिक एज वेल एज पर्निशियस एनीमिया काज करता है, मोर ये पर्निशियस एनीमिया काज करता है। अब इतना क्लियर हुआ, दिस इज ऑल अबाउट योर विटामिन्स, जो कि ट्रिक्स वगैरह थी। अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है तो बताइएगा मुझे, लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके लिए मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी, सर ट्रिक्स देना। मैं ट्रिक्स नहीं बनाता हूँ, ऐसे ही याद रहता है, लेकिन अब बोला स्टूडेंट्स ने तो थोड़ा सा मुझे टाइम लगा इस पे, क्योंकि इसमें ये चीज़ें जोड़नी थी। अब ये ट्रिक जहन में अच्छे से बिठा दीजिएगा, आपका 60% काम विटामिन्स का हो गया। अब हम आएंगे मिनरल्स में, आपको ऐसे याद नहीं करना, इन्होंने अलग से मिनरल्स नहीं दिया, तो हम ऐसे ट्रिक्स विक्स उस पर नहीं बनाएंगे। उस पर मैं कुछ मिनरल्स के बताऊंगा, ये हो गया फ्लोरोसिस, ये हो गया कैल्शियम की डिफिशिएंसी, ये हो गया आयरन की, थोड़ा थोड़ा उसमें बताऊंगा। वो पॉइंट्स याद करेंगे, बस उतना ही। फिर रह गया आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस, उसमें एक लेक्चर में दूंगा,
ऑलरेडी मैंने दिया है, जो कि पुराने जो हम बैच चला रहे थे ना, वो जो अकाउंट असिस्टेंट था उसमें दिया था, उससे भी आपका क्वेश्चन निकल ही जाएगा, उससे बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन चलो मैं देता हूँ, हो गया आपका, वो कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में, ये न्यूट्रिशन भी, और 2 लेक्चर्स में विटामिन भी हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं आपके जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है। ये आप को मैं बता दूं, मैंने वो लेक्चर्स जो हमने पंचायत में दिए थे कम्युनिकेबल डिजीज़ पे, उसमें डिजीज़ तो सारा हमें पढ़ाना है, उसमें कम्युनिकेबल भी पढ़ानी है, नॉन कम्युनिकेबल में हमें बहुत सारा पढ़ाना है, जिसमें हमें कैंसर पढ़ाना है, जिसमें हमें एलर्जीज़ पढ़ानी है, जिसमें हमें बहुत सारे डिजनरेटिव डिसऑर्डर्स पढ़ाने हैं, जिसमें जेनेटिक डिसऑर्डर्स पढ़ाने हैं, डिफेक्टिव डिसऑर्डर्स पढ़ाने हैं, तो वो सारा बहुत कुछ बनता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर आप अभी से, मैं इनको मतलब एडवाइस करूँगा, जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं उनको बोलूँगा कि इनको उसी ग्रुप में जहाँ पे आपके ये वीडियोस हैं बायोलॉजी के, वहाँ पे आपको वो कौन से वीडियोस डालें जो हमने वहाँ पे पंचायत में कम्युनिकेबल डिजीज़ पे पढ़े थे। उनमें से मुझे पता है कि उनमें क्या क्या चीज़ें मुझे एक्स्ट्रा फिर बोलनी है, क्या क्या चीज़ें उसमें कमी लगी, मैंने उनको देखा है, मैंने वो नोट्स वोट्स देखे, तो उसमें जो कमियां हैं उनके लिए कुछ लेक्चर्स आएंगे। लेकिन अभी आपका टाइम उससे बच जाएगा, आप रेडी रहेंगे, आप कम्युनिकेबल डिजीजेस उस टॉपिक का तब तक फिनिश करेंगे। वो मैं बोलूँगा, वो 4-5 लेक्चर्स हैं, 4 लेक्चर हैं शायद, वो 4 के 4 में डलवा दूंगा इसमें, इसी ग्रुप में। हो गया वो एक काम। दूसरा है आपका मेन चीज़ जो मैं कहने जा रहा हूँ, वो है आपका जो ओजोन वोजोन है, उसके 2-3 लेक्चर, उसका टेंशन मत ले लीजिए। फिर रह गया आपका ईवीएस का जो एनवायरनमेंट है, उसके लिए मैं थोड़ा सा दूंगा, क्योंकि इकोलॉजी पोर्शन उसमें वो फिनिश है, उसके अलावा नहीं आएगा। एनवायरनमेंट पे मैं थोड़ा सा बताऊंगा, कुछ पॉइंट्स आपको, कुछ एक लेक्चर दे सकता हूँ उस पर, जो कि आपके लिए बेहतर होगा। और दूसरा, मैंने इनको कोऑर्डिनेटर्स को बोला था, पायरामिड्स जो मैंने पढ़ाए हैं वो भी आप पढ़ेंगे, जो कि मैंने दी है ऑलरेडी लेक्चर, वो पायरामिड्स भी आपको सेंड किया जाएगा उस ग्रुप में, पायरामिड्स। और मैं जो उसमें वो इकोलॉजिकल साइकिल्स हैं वो आपको नहीं आएंगे, उसमें से क्वेश्चन आपको नहीं डालेंगे। उसके प्रोडक्टिविटी और इकोलॉजिकल साइकिल्स को मैं थोड़ा सा पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन उतना नहीं पढ़ेंगे जो कि केएस वालों को मैंने पढ़ाया है। थोड़ा सा मैं उसका क्रक्स आपको अलग से पढ़ाऊंगा। हो गया, वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर रहा आपका आपका क्या रहता है फिर, आपका रहता है फिर रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, उसके 2-2 लेक्चर्स आएंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, टेंशन मत लीजिए। और मुझे पता नहीं कि आपका एग्ज़ाम कब है, एक्चुअल डेट मुझे पता चलना चाहिए। ठीक है, एक्चुअल क्या निकल गया है उसी हिसाब से मैं चलूँगा। तो आपको, अगर मैं चाहूँ तो फटाफट ये विद इन डेज भी करूँगा, लेकिन आपको फिर मज़ा नहीं आएगा, मैं उस हिसाब से नहीं पढ़ा पाऊँगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग। ऐसे में विटामिन्स बता के फटाफट फटाफट करूँगा सब चीज़ों को, तो वो आपके जहन में नहीं बैठेगा। एक तो आपके जहन में भी नहीं बैठेगा, और आपके एग्ज़ाम में भी चांसेस नहीं आए होंगे, कम होंगे फिर मार्क्स फंसने के। इसलिए वी हैव टू स्टडी इन, ज़्यादा हम डिटेल नहीं पढ़ रहे हैं, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, इट इज़ नेसेसरी, इतना नेसेसरी है। जो भी टॉपिक होता है ना, टॉपिक, आपको मैं एक बात बताऊं, आपके एग्जाम में जितने भी टॉपिक इन्होंने दिया ना, जो टॉपिक लिखा गया ना, उसको, उसकी आप धज्जियां उड़ा दो। टॉपिक के बाहर मत पढ़ो, लेकिन टॉपिक जो है ना, उसको आगे पीछे कुछ मत छोड़ो। दिस इज ऑब्जेक्टिव पेपर, दिस इज नॉट सब्जेक्टिव पेपर कि हाँ भाई सर ये 4-5 पॉइंट्स लिखेंगे, नहीं, ये नहीं है। एंड यू आर इन द कंपटीशन, आपसे भी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स। सो जो टॉपिक लिखा गया, अगर वहाँ पे न्यूट्रिशन लिखा गया है, न्यूट्रिशन में आसमान से ज़मीन तक जो भी है वो पढ़ा दो, लेकिन हाँ वो पढ़ो। लेकिन उसमें भी फिर देखते हैं, जैसे मैंने तो उस हिसाब से नहीं पढ़ाया आपको कि फोटोसिंथेसिस ज़्यादा पढ़ाया, पिछली बार पढ़ाया था थोड़ा डिटेल में, तो जो कि मेन जहाँ से, लेकिन छोड़ना कुछ नहीं है, समझ आया। द टॉपिक दैट इज़ इन योर सिलेबस, उसकी धज्जियाँ उड़ा दो, उसको इस तरह से पढ़ो कि उसमें कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछे, सिलेबस के बाहर वो नहीं पूछते हैं। सिलेबस के बाहर नहीं पढ़ना है, सिलेबस को अच्छे से पढ़ना है। सो दैट इज़ इट। ये एक ये है, टिप है सबके लिए, अगर आप सिलेक्शन करना चाहते हो मेरी तरफ से, ये दिस इज़ द स्ट्रेटजी आई हैव बीन यूजिंग थ्रू आउट माई लाइफ की, हर किसी एग्जाम में मैं यही करता आया हूँ। और आपका यहाँ पे जेके सिविल सर्विस में, आप मेरा जो छोटा भाई है आफाक साहब है, आफाक साहब, वो भी क्या करता है, उसकी और मेरी स्ट्रेटजी यही रहती है कि हम जो टॉपिक उठाते हैं ना, वो नहीं छोड़ता है कुछ, मतलब अच्छा लगता है मुझे उसका ये कि वो नहीं छोड़ना चाहिए। टॉपिक में से कुछ मत छोड़ो, टॉपिक में से मैं दोबारा इन टॉपिक्स पे एक नज़र मारूंगा, आपके लिए दोबारा एक लेक्चर आ सकता है, याद रखिएगा। अगर मुझे लगेगा कि कहीं पे मैंने कोई लेक्चर में कोई कमी रखी है, कोई पॉइंट आ सकता है, तभी तो सारे मार्क्स फंस जाते हैं। पिछली बार अकाउंट सिस्टम में आफाक सर ने कितने लेक्चर्स दिए थे, तो उसमें सारा ही फंसा था। इट इज़ बिकॉज छोड़ते नहीं है कुछ। ठीक है,
तो खुद को भी तैयार कीजिए इस चीज़ के लिए कि हमें बिल्कुल भी इस तरह से पढ़ना है। हो गया ये। नेक्स्ट हो गया अच्छा इकोलॉजी में वो करूँगा। हाँ और भी कुछ स्टूडेंट्स ने मैसेजेस वैसेजेस किए हैं, तो उन्होंने कहा कि सर हमें एक किसी ने मतलब वी वांट टू, आपने बोला है कि हैप्पी कैसे रहते हैं, उसके लिए मैं टिप्स दूंगा। तो कुछ कहते हैं कि वी वांट टू मेक गुड हेल्थ, हम हेल्दी रहना चाहते हैं, बॉडी बिल्डिंग वगैरह वो ये। तो ये चीज़ें हैं कुछ। और कुछ कहते हैं कि हाँ हम प्रिपेयर कर रहे हैं वी आर प्रिपेयरिंग फॉर बोथ this account assistant as well as KS. Should we opt to one or should we opt to both? क्या हम दोनों करें, एक ही करें? So this is for all you जो पहले वो जो कि चाहते हैं कि they want to remain happy and मैं आपको बताया था मैंने कि मैं आपको बताऊंगा कैसे आप खुद को हैप्पी रख सकते हो। बायोलॉजिकली कैसे आप अपने आप में एक अच्छी अच्छी आदतें डाल सकते हो वो मैं बताऊंगा अलग तरीके से। एक मिनट, वो हो गया, बस एक मिनट लेता हूँ। दूसरा जो ये हाँ जो ये बोल रहे हैं कि सर हम दो चीज़ें पढ़ेंगे क्या, हम दोनों में प्रिपेयर करें कि एक को छोड़ दें एक को पढ़े। देखो ह्यूमन जो है ना, ह्यूमन में कैपेसिटी बहुत होती है। हम जो है ना, आपको खुद को आप आंखें बंद करके सोच लीजिए, क्या आपको लगता है जब आप एग्जाम में होते हो, एग्जाम्स जब सामने नज़दीक आ जाते हैं, तो आप सोचते हो कि काश ये एक और दिन हो जाता, मैं सारा सिलेबस फिनिश करता। ये एक के जहन में नहीं होगा, हर किसी के जहन में होगा कि जिस दिन आपका एग्जाम होता है, कल होता है, आपकी प्रिपरेशन अभी अच्छी नहीं, आप कहते हो काश एक घंटा और होता, मैं ये सारा ही पढ़ लेता, एक दिन और होता, मैं ये सारा ही पढ़ लेता। वो है कैपेसिटी ह्यूमन बीइंग की। वंस यू प्रिपेयर योर सेल्फ, यू आर मोटिवेटेड एंड यू हैव द प्रेशर, ठीक है, उस वक्त आप कुछ भी कर सकते हैं। सो आप ऐसे सो के सोचेंगे आप मैं ये पढ़ूं कि वो पढ़ूं, फिर दोनों ही नहीं पढ़ पाएंगे, फिर किसी के लिए टाइम नहीं रहेगा। आप दोनों के लिए प्रिपेयर करो अच्छे से, टाइम मैनेजमेंट करो, टाइम मैनेजमेंट करो सुबह से। देखो किस तरह से, अगर आप बेस्ट टाइम मैनेजमेंट ये होता है कि अपने सिलेबस को डिवाइड करना इन द सेंस कि इस तरह, अगर मेरे पास टॉपिक 50 हैं, मेरे पास दिन 50 हैं, इसका मतलब है पर डे मुझे एक टॉपिक फिनिश करना है। या मेरे पास 100 टॉपिक हैं तो पर डे मुझे 2 टॉपिक फिनिश करने हैं। 2 टॉपिक अगर मुझे फिनिश करने हैं तो टॉपिक मेरा ये 10 पेज का है, मुझे 5 पेज इतने घंटों में फिनिश करने हैं, 5 पेज इतने घंटों में फिनिश करने हैं। यू हैव टू डिवाइड योर टाइम इन शॉर्टर स्पैन्स, कि हर दिन में आप गोल्स मत बनाओ, महीने लेके गोल्स, बड़े बड़े गोल्स, एक महीने का मुझे क्या करना है, महीने नहीं, आप करो, आप 1 मिनट का गोल बनाओ। समझो मेरी बात, आप 1 घंटे के अंदर जितने मिनट्स होते हैं ना, उनका हिसाब ले लो अपने से, उसका गोल बनाओ। जब आप ऐसे लेते हो 1 महीने का मेरा ये गोल है, अब महीना चला जाता है, हमारे जहन में ये बड़ी एंटिटी रहती है, महीना आता है, आया तो गया है ना, महीना आ गया और चला गया। कहते हैं ना कोई आए और रमजान गए और रमजान बाकी रह गए और सारे 29 दिन, तो वैसे ही होता है ये, है ना, कि इसमें आपको बड़े टारगेट नहीं लेना, अपने टाइम को लार्ज स्पैन्स में मत रखिए, छोटे स्पैन्स में। दिन का आप टारगेट बना दीजिए, आपने 4 घंटे में क्या करना है, 2 घंटे में क्या करना है, 3 घंटे में क्या करना है, फिर इस तरह से। और जब आप ये करेंगे, आप अभी कैलकुलेट कीजिए, घर में आराम से बैठ के कैलकुलेट कीजिए, आपके पास टाइम है ही नहीं, उठने का भी टाइम नहीं है। जब आप सारे सिलेबस को इस तरह से डिवाइड करोगे, फिर ही कदर हो जाती है टाइम की। थैंक यू सो मच। मैं बहुत टाइम लिया आज आपका, लेकिन मुझे कुछ एड्रेस करने थे आपके ये इश्यूज़। हाँ मैं वो बताऊंगा कैसे वो हम किसी चीज़ की आदत डाल सकते हैं बायोलॉजिकली। ओके, थैंक यू सो मच। कोई भी क्वेश्चन होगा तो बता दीजिएगा। थैंक्स अ लॉट।